नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस चर्चा में हम जिन दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे उनमें से एक है नेपाल में इस समय जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो उठापटक चल रही है उसके ऊपर, और साथ में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जो नया एंटी कन्वर्जन बिल पास किया गया है उस पर। ये हमारी बातचीत के दो सबसे अहम जो सब्जेक्ट है, विषय हैं, वो हैं। इसके अलावा तमाम सुर्खियां हैं, बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते में हुई हैं, उसके बारे में आपको शार्दुल बताएंगे। मैं जल्दी से पहले जो हमारे साथ आज मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनके बारे में, उनका परिचय आपसे करवाऊंगा। ऑनलाइन हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। कल्लूल भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं द हिंदू में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है कल्लूल आपका। इसके अलावा हमारे साथ काठमांडू से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चंद्रदेव भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी चंद्रदेव जी। धन्यवाद। और थोड़ी देर में हमारे साथ तबीना अंजुम जुड़ेंगी। तबीना जयपुर से जुड़ेंगी हमारे साथ बात करने के लिए एंटी कन्वर्जन बिल जो राजस्थान सरकार का है उस पर। और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे साथी शार्दुल हैं। शार्दुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हेलो शार्दुल, सुर्खियां इस हफ्ते की जो है उस पर जाएं उससे पहले मैं जल्दी से दो तीन जो अनाउंसमेंट है और जानकारियां वो आपको दे दूं। एक तो हिंदी दिवस आ रहा है 14 सितंबर को। उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से हिंदी दिवस के मौके पर दो विशेष ऑफर हैं हमारे सब्सक्रिप्शन के। एक सब्सक्रिप्शन पर एक सब्सक्रिप्शन फ्री है पूरी तरह से। तो आप अगर अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को देना चाहते हैं तो हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री का 999 रुपये का जो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ले सकते हैं और दूसरा एकदम फ्री मिलेगा। या फिर 1499 रुपये का जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, उस पर भी एक सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए ऑफर है। 21 सितंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, उससे पहले आपको इस ऑफर का फायदा उठाना होगा। और मीडिया रंबल एक बार फिर से आ गया है। तमाम देश विदेश के मीडिया से जुड़ी शख्सियतें, पत्रकारिता की तमाम शख्सियतें जुड़ेंगी मीडिया रंबल में 3 और 4 अक्टूबर को। ये होगा बेंगलुरु में, बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर में द मीडिया रंबल प्रस्तावित है इस बार का। ये जो हमारा इवेंट है ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए होता है। तो अगर आप न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं तो आप ज़रूर आएँ, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि आपको मीडिया रंबल में एंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा हमारा एक एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय जो चल रहा है वो है अर्बन इंडियाज़ एलीट टेक ओवर। ये दिल्ली समेत तमाम जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे, इन सब शहरों में की जो बड़ी पॉश कॉलोनियाँ हैं, उन पॉश कॉलोनियों में इसके अलावा जो सड़कें हैं, सड़कें के किनारे जो फुटपाथ है उस पर जो कब्जा है, कारों का जो पार्किंग है, अवैध कब्जा है, जो रिहायशी इलाकों में कब्जा कर रखा है लोगों ने, उस पर ये हमारी पूरी सीरीज केंद्रित है कि कैसे जो पब्लिक स्पेस थे उस पर लोगों ने कब्जे कर करके पैदल चलना लोगों का मुहाल कर दिया है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। और अब मैं शार्दुल से चाहूँगा कि शार्दुल बाकी जल्दी जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते की वो बताएं और फिर हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। जी अतुल, खबर है इस हफ्ते एडीआर के संस्थापकों में से एक और लंबे समय तक देश की राजनीति में पारदर्शिता के लिए काम करने वाले जगदीप चोकर जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चर्चा के श्रोता और दर्शक उन्हें पहले चर्चा पर भी देख चुके हैं, हफ्ता पर भी देख चुके हैं। मैं अगर उस पर कलोल से अगर कोई कमेंट चाहें इस पर लेना, कलोल आप। एक और इसी से जुड़ी थी, 2 निधन हुए, माफ़ी चाहता हूँ, पर वो हाँ। फिर अलग अलग करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मानना सी लगती है। इसी हफ्ते बिहार के प्रसिद्ध पत्रकार संकर्षण ठाकुर का भी लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। तो इस हफ्ते 2 पब्लिक लाइफ के, खास तौर से अगर आप जर्नलिज्म से जुड़े हैं तो 2 काफ़ी इज्जतदार और माने गए लोगों का देहावसान हुआ। संकर्षण से मेरा थोड़ा उनके साथ काम करने का एक अनुभव रहा है। कल्लोल, आपका कोई इंटरेक्शन रहा कभी संकर्षण ठाकुर से? संकर्षण जी और हम एक ही बिल्डिंग में काम करते थे। हम पीटीआई बिल्डिंग में बैठते थे पार्लियामेंट स्ट्रीट में जी। और उस वक्त मैं द वीक मैगजीन में काम करता था। लगभग 10 साल मैंने वहां पे काम किया। और संकर्षण जी उस वक्त टेलीग्राफ का जो दफ्तर था वहां आते थे। उनका ऑफिस अराइवल और डिपार्चर बहुत ही नोट किया जाता था, क्योंकि उनका एक स्टाइल था। वो एक सूमो में आते थे, टाटा सूमो में, और उनका जो एक किस्म का ट्रेंच कोट पहनते थे और हमेशा किताब वगैरह साथ में होती थी। तो हम लोग
देखते थे और वो आते थे जाते थे, पर वैसे हमने उनके साथ काम नहीं किया, बट एक लेजेंड के रूप में हम लोगों ने हमेशा से उनको देखा है। राइट। दफ्तर में एक ही बिल्डिंग में आते जाते, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी मेमोरी है। और संकर्षण की एक और चीज है, वो भयानक क्रिकेट प्रेमी थे और अच्छा। ये एक चीज ऐसी थी जिससे हम और संकर्षण बहुत कनेक्ट हुए। हम लोग इनफैक्ट 2007 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था T20 पाकिस्तान को हराकर, वो हम और संकर्षण एक साथ बैठकर देख रहे थे। और आखिरी गेंद पर वो जो जीत मिली, जिसका कैच लिया था श्रीसंत ने, उस पर संकर्षण ठाकुर अगले 20 मिनट तक नॉनस्टॉप डांस कर रहे थे। तो अच्छा। मैंने उनके कैरेक्टर चरित्र का वो हिस्सा देखा है जिसको कहा गया था, उस समय हम लोगों ने एक फोटो खींच के लगाई गई थी, उसको कहा जाता था द लास्ट टैंगो इन दिल्ली। तो मुझे याद है तो हम अपनी जो मुख्य हमारी आज की चर्चा है नेपाल में जो उठापटक है उस पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदेव जी काठमांडू से जुड़े हुए हैं, कल्लोल भी हैं। तो हमारे पास एक अच्छा पैनल है इस पूरे विषय पर बात करने के लिए। चंदेव, आप सबसे पहले शुरू करें और हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि पहले वहाँ के अभी हालात कैसे हैं, जो बातें हम तक पहुंची हैं उसमें क्या कुछ और लेयर्स हैं, और भी कुछ कहानियां, बातें हैं जो कि हमको जानना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है, और साथ में आगे की सरकार जो बनने वाली है, जो केयर टेकर सरकार आने वाली है, उसकी सूरत क्या होने वाली है। नेपाल में अभी भी जो नॉर्मल सी नहीं है और आने का बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहा है। अभी जो सुशीला कार्की है वो प्राइम मिनिस्टर, वो जैन जी की उम्मीदवार है प्राइम मिनिस्टर की, मगर उसके में भी कंसेंसस नहीं हो रहा है। और ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थे, वो बोलने लगे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट से होना चाहिए। बिकॉज वो सुशीला कार्की नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, शी वाज फॉर्मर चीफ ऑफ जस्टिस है वो। और फॉर्मर चीफ ऑफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है, लीगली भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है। सो उसका पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है उसके लिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत भीड़ है, जैन जी उसी को चाहती है, मगर उनके पास लीगल लेजिटिमेसी नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस है नेपाल में अभी। आज भी वार्ता हो रही थी आर्मी चीफ और राष्ट्रपति और सुशीला कार्की, वो तीनों के बीच में। अभी तक उसका कोई उसका निचोड़ नहीं निकला है। हो सकता है मंगल सोमवार तक या आइतवार तक नेपाल में नया प्रधानमंत्री आए, मगर कौन आएगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है। एक्सेप्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। जैन जी में बहुत डिवीजन हो गया, इंटरनली डिवाइडेड हो गए। अच्छा। क्योंकि उनका जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट था 8 तारीख का, वो प्रोटेस्ट में सुबह तो जैन जी वाले ही थे, उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो था पूरा हाईजैक हो गया। उसमें पार्टी के लोग पहुंच गए, उसमें प्रो मोनार्की भी के लोग भी थे, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल वेंट इन देयर, विभिन्न किस्म के आदमी उसमें गए। तो उनका आंदोलन जो है वो जो जिस चीज के लिए किया था, वो तो विद्यार्थी लोग थे, 18, 19, 20, 22 वर्ष के, उससे ज्यादा तो नहीं थे, बहुत बच्चे थे। उनको ये वो लाइटर जलाना तो नहीं आता है, वो उतने बड़े बड़े बिल्डिंग कैसे जलाएंगे। ये बहुत सोचने की बात है। सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं या वो इस तरह की अव्यवस्था में या इस तरह की जब अफरा तफरी रहती है तो कब्जा कर लेते हैं, और आर्मी चीफ ही स्टेट का अपने को चीफ अनाउंस कर देता है। लेकिन यहाँ पर आर्मी ने इस तरह से, उन्होंने वो एक डेमोक्रेटिक सरकार को बनाने के प्रयास का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं आर्मी जो है। तो ये जो डिसिप्लिन है आर्मी का, इसके पीछे क्या उसके अंदर भी वही डर है कि कौन इस लफड़े में पड़े, या फिर वो वास्तव में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं और एक वास्तव में बहुत ही सिविल डिसिप्लिन्ड आर्मी का हिस्सा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, अभी नेपाल में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोलैप्स हो गया है। गवर्नमेंट नहीं है, तो कार्यपालिका नहीं है, व्यवस्थापिका काम नहीं कर रहा है, न्यायपालिका नहीं है। तो इस अवस्था में तो आर्मी को आना ही चाहिए था सिक्योरिटी के लिए, नॉर्मलसी मेंटेन करने के लिए। और आर्मी राष्ट्रपति कार्यालय से, राष्ट्रपति से मिलकर दूसरी सरकार बनाने के लिए जुड़े हुए है। मुझे नहीं लगता कि आर्मी का डायरेक्ट रूल करने का कोई इंटेंशन है। वो फैसिलिटेट कर रहा है सरकार अभी बनाने में, मगर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं सरकार बनाने में। क्या भारत को इसमें किसी तरह के सक्रिय हस्तक्षेप की भूमिका बनती है?
मसला ये है कि वहां पर राजनीतिक उठापटक नहीं हुआ है, वहां पर एक राजनीतिक वैक्यूम तैयार हो गया है। हम्म। और हम यही देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग नेबरहुड के अलग अलग हिस्से में, यानी कि साउथ एशिया में अलग अलग जगहों पर ये पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार हो रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स की बात करें, नेपाल और बांग्लादेश भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से दो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जी। क्योंकि ये ओवरलैंड ट्रेड होती है भारत और बांग्लादेश और भारत और नेपाल के बीच में। अब पिछले कुछ महीनों से आप देखे होंगे कि कैसे किस तरह से भारत ने अब ओवरलैंड ट्रेडिंग के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, कि प्रतिबंध लगाए हैं कि वो हमारे साथ ओवरलैंड ट्रेड अब नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, $12 बिलियन बांग्लादेश के साथ भारत का ट्रेड होता है एनुअली। अब $12 बिलियन मार्च 2024 में हमारे पास $12 बिलियन के बिजनेस होते थे बांग्लादेश के साथ, और आज हम कोई भी हमारे पास नंबर्स नहीं है कि कंपेयर कर सके कि 12 बिलियन अब आज कहाँ आकर गिरा है। ठीक बात। वैसे ही मैं नेपाल के बारे में कहना चाहूंगा कि नेपाल के साथ जो हमारे रिलेशन है वो कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता, पर हाँ। सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो तो कमर्शियल रिलेशन। एक नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है, भारत के तरफ से जो भी बिजनेस होता है नेपाल के साथ, और चाइना की तरफ से जो बिजनेस होता है, भारत की तरफ से जो बिजनेस तो बहुत गुना ज्यादा है। और उसके बावजूद आप देखिए, अगर नेपाल में एक पॉलिटिकल वैक्यूम इस तरह से बना रहे, जो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, जो एक इंटरिम सरकार है बांग्लादेश में, वो तो एक किस्म का इंटरिम सरकार है, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो मान लीजिए वो भी एक किस्म का पॉलिटिकल वैक्यूम ढाका में चल रहा है। अब अगर नेपाल में भी एक किस्म का पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार हो जाए, तो आप माने कि साउथ एशिया के सबसे बड़े बड़े जो दो नेबर्स हैं इंडिया के, वो दो नेबर्स के कैपिटल्स में कोई हुकूमत नहीं है इस वक्त, जी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई शख्स नहीं है। सब कुछ इंटरिम है, सब कुछ आने जाने वाला किस्म का एक सेटअप है कि भाई जोड़ तोड़ कर बनाया गया हाँ। हुकूमत है। इसका जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है, मैं ट्रेड और कॉमर्स को छोड़कर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, जी। कि आप देखिए कि प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोग लाइट वेपन्स और स्मॉल आर्म्स लेकर घूम हाँ रहे हाँ। थे। ये वेपन्स ये पुलिस स्टेशन से लिया उन लोगों ने, ये वेपन्स पुलिस से छीन कर उन्होंने इस्तेमाल किया। अब जैसे कि हमारे दूसरे गेस्ट काठमांडू से कहा कि जिनको लाइटर जलाना नहीं आता, उन्होंने कैसे हिल्टन होटल जला दिया। तो इस तरह के बड़े लेवल के जो जो आर्सन और इतने बड़े जो डिस्ट्रक्शन है, इसका तो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी है। बिल्कुल ठीक। इंडिया और नेपाल के बीच में तो कोई कोई एक किस्म का एक्टिव और फेंस्ड बॉर्डर है ही नहीं। हम कैसे कुछ अगर वहां से कुछ ऐसी तत्व हमारे देश में घुसने का कोशिश करें, तो हम कैसे उसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो सिक्योरिटी का एक डिमेंशन है। मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ, और ये आयरॉनिकली वो अमेरिका वाली घटना से भी जुड़ती है जो गोली मारी गई। देखिए, राजनीति जब भ्रष्टाचार, जैसा चंद्रदेव जी ने भी कहा, हमें समझ आता है, लेकिन राजनीति में संवाद, वो जो एक प्रेशर वॉल्व का काम करता है कि जो रोष पैदा हो रहा है उसको बात करने का आपको रूम मिले, उसकी जगह मिले, उसको निकालने का मिले। अगर जो सत्ता में हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी से सब कुछ ही छीन ले रहे हैं, मतलब आपको अब देखने का भी हक नहीं है, तो फिर वो बड़े सिंपल सी एनालॉजी है कि वो प्रेशर कुकर समझ लें या प्रेशर वॉल्व, फिर वो प्रेशर बनता जाता है और वो फट पड़ता है, और वो एक इंसानी प्रवृत्ति है, वो फिर वो हिंसा के रूप में ही फटता है, क्योंकि फिर आप मतलब रीजन और रैशनैलिटी पीछे रह जाती है, केवल इमोशन आ जाता है। तो हमें लगता है कि हमने इस पर काफ़ी विस्तार से बातचीत कर ली। हमारा जो अगला विषय है वो राजस्थान में जो नया एंटी कन्वर्जन बिल है, हम अब उस पर बात करेंगे। जो अलग अलग राज्यों में जो धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून हैं, उनमें इसको सबसे कठोर कड़ा कानून बताया जा रहा है, और इसके कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कही जा रही हैं। तबीना हमारे साथ जुड़ी हैं। तबीना, आप थोड़ा सा इस कानून के बारे में अगर हमें बता पाएँ कि ये कैसे, किन परिस्थितियों में आया है। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है हर जगह, तो उस लिहाज से आया होगा, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रिया है वहाँ पर राजस्थान में इन जनरल आपको दिख रही है, और अपोजिशन में किस तरह के दिख रही है प्रतिक्रिया? जी जी अतुल जी, ये इसका जो नाम है, वापस रिपीट करूंगी, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2025। ये सबसे पहले जो इसका ड्राफ्ट था, इसका जो ड्राफ्ट बिल जो टेबल हुआ था, ये हुआ था 2025 फरवरी के महीने में, फरवरी में हुआ था ये, लेकिन तब ये पास नहीं हुआ था, बस इसका ड्राफ्ट आ गया था, और उस पे फिर
जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उनका बार बार कहना था कि इसको हम और स्ट्रिंजेंट बनाएंगे, इसको हम और स्ट्रिक्ट बनाएंगे। हाँ। जो पहला जो ड्राफ्ट था 2025 फरवरी में जो आया था, उसमें सबसे मैक्सिमम जो पनिशमेंट था वो 10 इयर्स था, और जो फाइन था दैट वाज 50,000 रुपीज। बट नाउ अभी जो ये रिसेंटली पास हुआ है, लास्ट वीक जो ये पास हुआ है, नाउ इट्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, 10 years, 14 years and 20 years, है ना, अलग अलग चीजें लिखी हुई है। हाँ। और जब फाइन की बात आ रही है तो फाइन 50,000 से 50 लाख हुआ है। इसमें जो 2-3 जो लूप होल्स है, मतलब जो जितना भी असेंबली में जब ये पास हुआ अभी, क्योंकि असेंबली में भाजपा की यहाँ सरकार है, 115 के आसपास एमएलए है, कांग्रेस वाज प्रोटेस्टिंग जो कि ऑपोजिशन में मेन पार्टी है, तो दे डिड नॉट वेंट इनटू एनी डिस्कशन। तो ये बिल्कुल बिना डिस्कस किए ये बिल पास हो गया। और उसमें सबसे बड़ा चीज जो अभी देखा जाए, उसमें ये ओनस, जो जितने भी मैंने भी सुना कि स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं, लॉ मेकर्स क्या बोल रहे हैं इस बिल के बारे में, उसमें ये है कि जो ओनस है वो एक्यूज पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ABC हैज बीन एक्यूज्ड of religious conversion, forcible religious conversion, और किसी ने शिकायत करी कि ये A-B का religious conversion कर रहा है, तो A पे जुर्म होगा और A को ही अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, है ना। So he has to prove himself, herself, themselves guilty. So I mean onus is on A. ओनस वो बी को करवा रहा है, बी हुआ या नहीं हुआ वो तो बाद की बात है, फिलहाल ए फंस गया। तो आई मीन ऐसे ऐसे जो इसके सेक्शंस है, जो छोटे छोटे जो क्लॉजेस है, उसके अंदर जब गहराई से देखा जाता है तो वो पता चल रहा है कि देयर इज अ वरीइंग सिचुएशन है। दैट्स व्हाई एक्टिविस्ट्स आर कॉलिंग इट अ ड्रैकोनियन लॉ। एज अ मोटिव, मतलब ज्यादातर कानूनों का जो बनाने का बेसिक प्रीमाइज होता है, जो बॉटम लाइन होती है, होता है बेटरमेंट की उम्मीद। इस कानून के बनाने के पीछे है कि किसी को पनिश करना है या कुछ चीजों में अड़ंगा लगाना है, रोक लगाना है। शार्दुल? अतुल, मैं आपकी एक बात से डिसएग्री करता हूँ। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ईसाइयों पर भी है। और देखिए, मैं कह तो रहा हूँ किसी ईसाई और नहीं तो मैं आ रहा हूँ। देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है जो ऐच्छिक, जो अपनी खुद की मंशा से किसी वजह से करना चाहते हैं, शादी उससे अलग है, मैं उस पर आऊँगा। दूसरा, जो लोगों को गुमराह करके किया था, और वो भी सच्चाई है, गुमराह करके फोर्स करके कन्वर्जन करना सच्चाई है। और तीसरा, इसी से निकलती है वजह फंडामेंटल, इन 2 तरह के संप्रदायों में, मैं धर्म नहीं कहता, आपको पता धर्म का मतलब अलग है ना। सांप्रदायिक अब्राहमिक संप्रदायों में प्रोसेलिटाइजेशन एक इंस्टीट्यूशनल और एनकरेज है ना, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है, वो तरीका। जितने भी ये ईस्टर्न रिलीजन है, खासतौर से हिंदू और अम्ब्रेला, सनातन अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, उसमें प्रोसेलिटाइजेशन है ही नहीं। मैं, जो ये लोग मानते हैं, मैं कुछ भी नहीं मानता, ये आप जानते हैं, लेकिन तब भी मैं हिंदू हूँ, ये ऑप्शन उसमें नहीं है। और लगातार पंजाब में ईसाई कन्वर्जन की समस्या, वहाँ पे अब गुरुद्वारे भी पहचानने लगे हैं। तो ये 3 पहलू हैं। अब भाजपा क्या कर रही है? भाजपा ने एक संजीदा इशू को लेकर, जिसको बहुत सेंसिटिव तरीके से, कन्वर्जन की बात भारत में आज से नहीं चल रही, संप्रदाय पंथ परिवर्तन की बात गांधी जी के समय से चल रही है, वो खुद भी करते थे, लेकिन उन्होंने इस संजीदा मुद्दे को राजनीतिक लफ्फेबाजी तो है ही, उसको राजनीतिक रिटालिएशन का एक तरीका बना लिया। गलती यहां पर यह है कि इसको उम्र कैद बनाना, उम्र कैद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दिस इज नॉट अ कैपिटल क्राइम। ऊपर से मैं पढ़ रहा था, वो 1 करोड़ है, जो अपर लिमिट है उसकी, वो 1 करोड़ है। और तीसरा, जो यूएपी और पीएमएलए वाला है कि अक्यूज्ड पर ही होना से नहीं, अपराध साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है, स्टेट की है, हमेशा, चाहे अपराध कुछ भी हो। आप उसे अपराध के लेवल पर या अपनी राजनीति के लेवल पर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट लड़ता है, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो डकैती हो, स्टेट लड़ता है। ये सारे क्राइम, हाँ, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपराध को साबित करे, और बेल इज द रूल। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है।
न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।